नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज हंगामे के साथ शुरुआत हुई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयानों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने लंदन में दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और लोकसभा व राज्यसभा में राहुल गांधी से माफी की मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के कारण दोनों ही सदनों को पहले 2 बजे तक, फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बोलते हुए राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की गरिमा पर गहरी चोट पहुंचाई है, इसलिए सदन की ओर से राहुल के बयान की भर्त्सना होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में भी नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशों में भारत के लोकतंत्र का अपमान किए जाने को लेकर इसे शर्मनाक बताया और कहा कि राहुल गांधी को देश के मीडिया, चुनाव आयोग और जुडिशरी के अलावा देश से सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल के बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सदन में माफी की मांग की। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दूसरे सदन के सदस्य के बारे में सदन में नहीं बोलना चाहिए। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि वो सदन के अंदर सभी पक्षों को बराबर अवसर दिए जाने के पक्षधर हैं और उन्होंने हमेशा ऐसा किया है, लेकिन तय समय के अनुसार भी चर्चा सदन में न हो पाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सदन में गतिरोध मेरे लिए चिंता का विषय और सदस्यों के लिए चिंतन का विषय है। सत्ता पक्ष द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आक्रामक रुख के विरोध में कांग्रेस और डीएमके ने बीएसी की बैठक का बहिष्कार किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा। सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी रही। तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरे देश से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। ये भारत के लोकतंत्र का और संसद का अपमान है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इस पर लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो लोकसभा में घंटों तक वक्तव्य दें और विदेश में जाकर कहें कि लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी ने भारत की संसद को अपमानित करने का काम किया है। राहुल गांधी लंदन में जाकर भारत की संसद और लोकतंत्र पर न केवल प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, बल्कि निराधार और झूठे आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस को कुछ बातों का जवाब देना चाहिए। क्या राहुल गांधी को लंदन में भारत की संसद के बारे में झूठ बोलना उचित है? इससे देश में सभी सांसद आहत हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस संसद नहीं चलने देती, जिससे संसद में जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। कांग्रेस की बातों का जवाब देने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आलोचना के लिए भी तर्क होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, राहुल गांधी को जितना समय दिया गया था उससे ज्यादा वो बोले हैं, फिर राहुल गांधी झूठ बोलकर इस देश का अपमान क्यों कर रहे हैं। भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौर ने कहा, राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में झूठ फैला रहे हैं। वो देश दुनिया के बारे में बात बाद में करें, पहले वो बताएं कि राजस्थान में ऐसे हाल क्यों हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा के दौरान कहा, अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ये ओछी किस्म की राजनीति है। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा जिस पर उन पर आरोप लगाया जा रहा है। मुझे यहां ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे उन्हें माफी मांगने की जरूरत हो। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि गांधी परिवार को बताना चाहिए कि करप्शन के कितने मॉडल अभी बाकी हैं।
प्रियंका गांधी की पेंटिंग के 2 करोड़ रुपए में जबरन खरीदने के लिए दबाव डालने और उसके बदले पद्म पुरस्कार दिए जाने से जुड़ी ग्लोबल एजेंसी FATF के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उस पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब दुनिया में कांग्रेस के करप्शन का खुलासा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब मिलना चाहिए कि ऐसे कितने देश के सम्मान पैसों के लिए बेचे गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के पशु तस्करी केस में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या को पूछताछ के लिए सम्मन किया है। सुकन्या मंडल को सम्मन भेजकर ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या को पूछताछ के लिए सम्मन किया। ईडी ने सुकन्या मंडल और अनुव्रत मंडल के सीए मनीष कोठारी समेत कुल 12 लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय बुलाया है। कहा जा रहा है कि इस दौरान सुकन्या और अनुव्रत मंडल का आमना सामना भी ईडी करा सकती है। इसी हफ्ते सुकन्या मंडल से ईडी पूछताछ करेगी। सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से 33 भगोड़े विदेशों से वापस लेकर सीबीआई आई है। सीबीआई ने बताया कि उसने पिछले वर्ष 2022 में कुल 27 जबकि इस वर्ष अब तक 6 भगोड़ों को देश वापस वो लेकर आई है। ये सभी भगोड़े अपहरण और हत्या के आरोपी हैं। केरल पुलिस इनकी वर्षों से तलाश कर रही थी। सीबीआई ने ऐसे भगोड़े अपराधियों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चला रखा है। भारत में हत्या और अपहरण के मामलों में शामिल भाग चुके भगोड़े अपराधियों को वापस लाने के लिए सरकार त्रिशूल अभियान चला रही है। सीबीआई को इस अभियान में ताजा सफलता मोहम्मद हनीफ मक्काटा के रूप में मिली है, जिसकी तलाश अपहरण और हत्या के एक मामले में थी। रविवार को मोहम्मद हनीफ मक्काटा को सऊदी अरब से भारत लाया गया। शुरुआती प्रक्रियाओं के बाद उसे केरल पुलिस को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि भगोड़े मोहम्मद हनीफ मक्काटा के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और वर्ष 2006 में करीम नामक व्यक्ति के अपहरण और हत्या के सिलसिले में केरल पुलिस को हनीफ की तलाश। इंटरपोल के मुताबिक भारतीय एजेंसियां वैश्विक स्तर पर 276 भगोड़ों की तलाश कर रही हैं। इनमें वो 30 हाई प्रोफाइल अपराधी भी हैं जिन्होंने भारत को लूटा है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेसरा और जतिन मेहता ऐसे ही आर्थिक अपराधी हैं जिन्हें विदेशों से भारत लाने की जोरदार कवायद चल रही है। सीबीआई ने इन सब के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। समलैंगिकों के बीच शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी, जिसमें शादी से जुड़े हुए अलग अलग कानूनों में संशोधन कर पति पत्नी की जगह एक जेंडर न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ये कहा गया है याचिका में। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा कानून लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, इसलिए ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। केंद्र का कहना है कि परिवार की धारणा में बच्चे भी आते हैं और उनके मानसिक विकास के लिए एक बेहतर वातावरण बहुत अहम होता है। केंद्र सरकार का कहना है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से बच्चों को गोद लेने जैसे कानूनों में भी तमाम तरह की जटिलताएं पैदा होंगी। भारतीय सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह के बदलाव को विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थीम के साथ G20 के तहत साई 20 की बैठक सोमवार से असम के गुवाहाटी में शुरू हुई। 13 से 15 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में G20 के सदस्य देशों के उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन आज एक अहम मुद्दा बन गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर पड़ रहे बुरे प्रभाव के कारण खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। सभी के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए वैश्विक समुदाय को इन समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर कहा कि एआई में सामाजिक आर्थिक विकास का नेतृत्व करने की क्षमता है और इसके सही उपयोग से देश और नागरिकों दोनों को लाभ मिल सकता है। बैठक में शामिल होने आए विश्व बैंक के अधिकारी का कहना था कि समय आ गया है कि हम पारिस्थितिकी संरक्षण और सतत विकास के महत्व को समझें। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की सहित कुल 11 देश हिस्सा ले रहे हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया और उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में हमारी सरकार द्वारा आगे किए जाने वाले सभी कार्यों के बारे में एक विजन है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माणिक साहा ने बीते 8 मार्च को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली थी। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर हंगामा जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में शराब नीति मामले में राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर मौन विरोध प्रदर्शन किया। एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक के कोप्पल में श्री गवि सिद्धेश्वर मठ का दौरा किया और अभिनव गवि सिद्धेश्वर स्वामी जी से मुलाकात की। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कहा कि कर्नाटक में बहुमत मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। लगभग 10 दिन पहले कोच्चि के ब्रह्मपुरम वेस्ट डंपिंग यार्ड में आग लगने की घटना पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। मुरलीधरन ने भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय से राज्य की रिपोर्ट लेने और समाधान निकालने को कहा है। आग लगने की घटना पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि धुएं के कारण स्थानीय लोगों को गंभीर स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में स्थित एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। रविवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय घरेलू शेयर बाजार में अमेरिकी सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने का असर सोमवार को भारी गिरावट के रूप में देखने को मिला। निवेशकों को करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 897.28 अंक की गिरावट के साथ 58,237.85 पर बंद हुआ। निफ्टी में 258.60 अंकों की गिरावट देखी गई और ये 17,154.30 पर जाकर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 82.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 82.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सोमवार को सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 56,000 रुपये पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत में भी वृद्धि दर्ज की गई। 1 किलो चांदी की कीमत 63,000 रुपये हो गई है। सिलिकॉन वैली के बाद अमेरिका का एक और सिग्नेचर बैंक भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर दिवालिया हो गया। अमेरिका में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बड़ा बैंक है जो दिवालिया हुआ है। जमाकर्ताओं के भरोसे को कायम रखने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एफडीआईसी ने सिग्नेचर बैंक का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग सहित अन्य नियामक एजेंसियों ने साझा बयान में साफ किया है कि सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी ताकि टैक्स चुकाने वालों को कोई नुकसान न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की जनता अपने यहाँ के उद्योगों को हम बताना चाहते हैं कि बैंकों में जमा उनकी रकम सुरक्षित है। जब भी जरूरत हो वो उस रकम को अपने खातों से निकाल सकते हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास शुरू होने से कुछ घंटे पहले उत्तर कोरिया एक के बाद एक 2 क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण कर चुका है। एक पनडुब्बी से 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले 5 सालों के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने से कुछ ही घंटे पहले बल का प्रदर्शन किया है। अमेरिका की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे प्रवासियों के एक बड़े समूह को अमेरिकी अधिकारी ने मैक्सिको सीमा पर रोक दिया। प्रवासियों के इस समूह में अधिकतर लोगों का संबंध वेनेजुएला से था। प्रवासियों ने सीमा पर घुसने के लिए अमेरिकी लाइन पर लगे नारंगी प्लास्टिक बैरियर को फेंकने का प्रयास किया। वहीं कुछ प्रवासियों का आरोप है कि उन्हें पीछे धकेलने के लिए मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सरकारी ऐप के जरिए बार बार के विफल प्रयास के बाद प्रवासी मैक्सिको के सीमावर्ती शहर सियुदाद जुआरेज की सीमा पर जमा हो गए। हालांकि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। कई प्रवासियों के साथ छोटे बच्चे भी थे। चीन की वार्षिक संसद सत्र के समापन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि सुरक्षा विकास की नींव है और स्थिरता ही समृद्धि की पहली शर्त है। वहीं ताइवान पर सख्त रुख अपनाते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि वहां आजादी को लेकर हो रहे बदलावों पर हर हाल में विरोध किया जाएगा। भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही भारत का फाइनल में पहुंचना पक्का हो गया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून से द ओवल में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला गया सीरीज का चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया। 5वें दिन मैच को ड्रॉ की ओर बढ़ता देख दोनों टीम मैच जल्दी खत्म करने पर सहमत हो गईं। इस ड्रॉ के साथ 4 मैच की सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका से मिले 285 रनों के लक्ष्य को मैच की आखिरी गेंद पर 2 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। 10वीं वरीयता प्राप्त इंग्लैंड के कैमरून नोरी ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। नोरी ने जापान के तारो डेनियल के खिलाफ कड़े संघर्ष में जीत हासिल की। चिली के क्रिश्चियन गारिन ने इंडियन वेल्स में एक बड़ा उलटफेर करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त कैस्पर रड को हराकर अंतिम 16 में स्थान बनाया। गारिन ने रड को सीधे सेट में शिकस्त दी। 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए इंडियन वेल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मेदवेदेव ने राउंड ऑफ 32 में बेलारूस के इलिया इवशका को शिकस्त दी। 6ठी वरीयता प्राप्त आंद्रे रुबलेव को अंतिम 16 में स्थान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना कैमरून नोरी से होगा। फ्रांस के फ्रांसिस टियाफो जीत के साथ इंडियन वेल्स के अगले दौर में पहुंच गए हैं। टियाफो ने ऑस्ट्रेलिया के जेसन कुबलर को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। 12वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने कड़े संघर्ष में फिनलैंड के एमिल रसुवोरी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरे दौर के मुकाबले को ज्वेरेव ने 3 सेट में अपने नाम किया। 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में आरआरआर के गीत नाटू नाटू और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को मिले पुरस्कारों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम को बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ऑस्कर जीतने पर द एलिफेंट विस्परर्स दुनिया को प्रकृति माँ और उसकी संतानों के साथ हमारे बंधनों के बारे में हमारे संतों के काल निरपेक्ष संदेश के प्रति जागृत करेगा। नाटू नाटू एक वैश्विक परिघटना बन गया है जिसने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्कर अवार्ड जीतने पर फिल्म आरआरआर की पूरी टीम को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में पीएम मोदी ने कहा, ये एक ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द एलिफेंट विस्परर्स की पूरी टीम को ऑस्कर अवार्ड जीतने पर बधाई दी। पीएम ने कहा, उनका काम बहुत अच्छे रूप से सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव के महत्व पर प्रकाश डालता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दोनों फिल्मों की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जब हम भारत को
कंटेंट हब बनाने की बात करते हैं, उस समय ऑस्कर अवार्ड मिलना भारत की फिल्मों के लिए बड़ा मान सम्मान है। सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित 95वें अकादमी पुरस्कारों का आयोजन लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में भारत को 2 पुरस्कार मिले हैं। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में भारतीय फिल्म RRR के नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में हॉलीवुड के सबसे बड़े सम्मान ऑस्कर 2023 अवार्ड को अपने नाम कर लिया है। वहीं द एलिफेंट विस्परर्स को शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्यूमेंट्री एक अनाथ बेबी हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले बोमन और बेली नाम के एक जोड़े के बीच प्यार के बंधन की वास्तविक कहानी पर आधारित है। नाटू नाटू गीतकार चंद्र बोस ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। फिल्म निर्देशक SS राजामौली और MM किरवानी ने कहा कि उनका सपना साकार हुआ। नाटू नाटू के गीतकार चंद्र बोस की पत्नी सुचित्रा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने SS राजामौली का भी आभार जताया। द एलिफेंट विस्परर्स फिल्म की शूटिंग मधुमलाई नेशनल पार्क में की गई थी। फिल्म में एक अनाथ बेबी हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले बोमन और बेली नाम के एक जोड़े के बीच प्यार के बंधन की वास्तविक कहानी पर आधारित है। इस मौके पर बेली ने कहा कि सरकार ने हमेशा उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने खुशी जताई कि फिल्म को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में दीपिका पादुकोण बतौर प्रेजेंटर वहां मौजूद थीं। ऑस्कर अवार्ड नाइट में सिंगर्स राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव ने स्टेज पर RRR के नाटू नाटू पर लाइव परफॉर्मेंस दी। ऑस्कर 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड हॉलीवुड एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता। अवार्ड लेते हुए ब्रेंडन इमोशनल हो गए। उन्होंने अपनी फिल्म की टीम का शुक्रिया अदा किया। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की डायरेक्टर जोड़ी डैनियल क्वान और डैनियल सिनर्ट ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। अवतार द वे ऑफ वाटर को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड डायरेक्टर गुइलेर्मो डेल टोरो की फिल्म पिनोकियो ने जीत लिया है। KU क्वान ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर जीता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।